गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी अब मस्त हूँ। मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है कोहिमा शहर से। कल रात थोड़ी बारी खतरनाक निकली थी भाई। आप सब लोग भी वीडियो देख के डर गए होगे भाई आसिफ कहाँ रुका होगा। लास्ट में बताना भूल भी गया कि मैं रुका कहाँ। वैसे मैं सही तरीके से आराम से सेफली रुक गया था भाई। बेसिकली गुरुद्वारे के जस्ट बाहर सामने ही शॉप थी। उस शॉप पे हमारी बात हो गई थी यहाँ के जो लोकल लोग थे ना उनसे। वो बेसिकली वहाँ पे ना पंचायत घर के सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने हमें पंचायत घर का मतलब जो यहाँ पे बहुत बड़ा पंचायत का एक हॉल है बढ़िया सा बना हुआ था भाई, उसके अंदर हम जाके रुक गए। उन्होंने हेल्प कर दी थी। बाकी वॉशरूम वहाँ पे अटैच था, काफ़ी बढ़िया था, ठंड भी नहीं लगी। रात को बहुत बारिश हुई थी भाई, पर हम आराम से सो गए बिना किसी टेंशन के। बाकी सुबह सुबह उठे, सीधा बाबा जी के पास आए। बाबा जी ने आके हमें बढ़िया सी चाय पिला दी है। अभी हम तैयार हो चुके हैं बढ़िया चाय पीने के बाद घूमने जाने के लिए बाहर। कोहिमा आज घूमने वाले हैं। पहले उससे हम जाने वाले हैं बाइक सर्विस करवाने। बाइक के अंदर सर्विस तो हो रखी है, बेसिकली चेन का ना बोल्ट टूट गया है, पूरा घिस गई उसकी किनारी। नहीं तो मैं अपने आप ही सही कर लेता हूँ बाइक अपनी, जरूरत नहीं पड़ती मुझे सर्विस सेंटर जाने की। थोड़ा बहुत चलाते चलाते आदत पड़ जाती है ना, छोटी मोटी दिक्कतें अपने आप सॉल्व कर लो। नहीं तो फिर सर्विस सेंटर के चक्कर में रह गए तो दिक्कत छोटी से बड़ी बन जाती है, जैसी कि अभी बन गई। सर्विस सेंटर के चक्कर में फंस गए ना, तो उसी वजह से। तो चलते हैं पहले सुबह सुबह फटाफट उठ के सर्विस सेंटर के लिए, और फिर आराम से आपको कोहिमा शहर घुमाएंगे भाई। सो ये वो वाला गेट है जो रात में हमें पता नहीं था। बाकी इसके जो फ्रंट साइड में ना हम वहाँ से एंटर हुए थे भाई। और ये बिल्डिंग है पंचायत हाउस की, यहीं हम रुके थे कल रात में। बिल्कुल चिपक के ही है भाई गुरुद्वारा साहिब से बिल्डिंग। और काफ़ी बड़ा हॉल था, पूरे हॉल के अंदर हम अकेले रुके हुए थे। इसके अंदर 1 2 3 4 कमरे थे, और 4 कमरे में हम 2 बंदे आराम से सो गए थे भाई। बाकी हम सुबह सुबह आराम से गुरुद्वारे आ गए। गुरुद्वारे में सारी फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये है यात्री निवास जैसा कुछ नहीं बना हुआ, रूम वूम नहीं है, तो हॉल ही है। बाकी बाबा जी ने बोला मैं आपके लिए लंगर बना दूंगा, रोटी वोटी मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। तो अभी हम सब्जी वब्जी भी ले आएंगे जब हम लौट के आएंगे ना शाम को, तो आराम से खाना वाना गुरुद्वारा साहिब में बन जाएगा बिना किसी टेंशन के। अब चलते हैं भाई। छोटी मोटी दिक्कतें रात में पड़ तो जाती हैं, लेकिन वाहिगुरु जी अपने आप ही कोई ना कोई अच्छी जगह ढूंढवा देते हैं। गुरुद्वारे के पास ही मिल गई बिना किसी टेंशन के। चलो भाई चलते हैं। सो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं जो कल जहाँ पे वेज रेस्टोरेंट पे गए थे ना, वहीं पे खाना वाना खाने के लिए। फिर उसके बाद जाएंगे सर्विस सेंटर, क्योंकि हमने सोचा यार खाना खा लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में पता नहीं कहाँ खाना मिले ना मिले। और यहाँ पे ना ज़्यादातर जो मतलब कोहिमा की तरफ खाना मिलता है ना, वो प्योर वेज मिलता नहीं है। और वो एक रेस्टोरेंट वो, और उसके अलावा एक और, मतलब 2 टोटल रेस्टोरेंट ही है कोहिमा के अंदर वेजिटेरियन। तो चलते हैं भाई सीधा भाई। रात में इस मार्केट में आए थे, रात भी क्या बोलूँ, मतलब 6:30 बजे के लगभग यहाँ पहुँचे थे। लगभग सारी दुकानें बंद हो गई थी भाई, और अभी देखो भाई सारी दुकानें खुल चुकी हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा था रात में इसी जगह पे आए थे। रात भी नहीं, सॉरी शाम ही बहुत कुछ है। नॉर्थ ईस्ट में आपको एक चीज़ कॉमनली यहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे जितने भी नॉनवेज रेस्टोरेंट होंगे वो थोड़े सस्ते होंगे, और जो वेज रेस्टोरेंट होंगे थोड़े कॉस्टली रहेंगे भाई। ऐसे ही कुछ हाल रहता है। बाकी हम चलते हैं सीधा अब अपने सर्विस सेंटर फटाफट बाइक लेके। बढ़िया, हम शाम को अपने हिसाब से सब्जी बनवा लेंगे भाई, बस भिंडी मिल जाए कहीं से। लो भाई आ चुके हैं वापस अपनी बसंती पे। वैसे हमने लास्ट जो सर्विस कराई थी वो सिर्फ 500 किलोमीटर पहले ही कराई थी, पर उनके पास वहाँ पर चेंज पॉकेट नहीं था, और उसके वजह से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई। यहाँ पे सामान थोड़ा कम मिलता है, ये एक थोड़ी दिक्कत पड़ती है। अगर आपको जेन्युइन पार्ट चाहिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर मिलेगा सामान। मतलब ये सारी कंपनियों के साथ है, किसी एक कंपनी के साथ नहीं है। चढ़ाई पे बड़ी दिक्कत आती है भाई इसे। चलो भाई चढ़ गई। ये दिक्कत पड़ रही है इस पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त। चेंज पॉकेट जो है ना, वो आगे वाला पूरा घिस गया है। मैम हीरो सर्विस सेंटर कितना आगे होगा? ठीक है। रेड कलर का गेट दिखाई दे रहा है। हाँ ऑपोजिट राइट साइड। ओके, थैंक यू सो मच।
यहाँ सर्विस सेंटर और रिपेयर शॉप में ना थोड़ा सा गैप रखा हुआ है भाई हर जगह पे। इवन दीमापुर में भी ऐसी था, पीछे साइड में था सर्विस सेंटर और शॉप जो थी ना मेन वो फ्रंट में थी। ये रहा भाई सामने। तो यहाँ से जानी है अंदर ये गाड़ी हमारी। हाँ चेन के अंदर थोड़ा इशू हो रहा है, उसका जो चेन टाइट करने वाला बोल्ट है ना वो भी थोड़ा घिस गया है, बस वही रिपेयर होना है। अभी सर्विस हुआ, टाइम नहीं हुआ ज़्यादा, सर्विस अभी हुआ है थोड़े दिन पहले ही। 500 किलोमीटर के आसपास ही सर्विस हुआ है दीमापुर में। दीमापुर में? हाँ आगे का जो स्पॉकेट है ना वो थोड़ा टक टक भी बज रहा है ये वाला। आगे का स्पॉकेट खत्म हो गया आपका? हाँ वो चक्कर क्या था ना, हम ओखरूल से ना माऊ आया था, वो रोड बहुत गंदी थी, कीचड़ हुआ था उस दिन, बारिश था, तो चेन थोड़ा लूज़ हो गया। उसके बाद वहाँ टाइट करने के लिए कुछ मिला नहीं, तो आगे वाले का सारा दांत घिस गया है। आपका स्पॉकेट भी खत्म हो गया? चेन एडजस्टर ना? हाँ बस एंडिंग हो गया, तो आपका स्पॉकेट पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा। है सेट है? 2B है ना? हाँ 2B है ना? हाँ 2B है। 2B का होगा तो कर दो सेट चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ चेकआउट करो भाई, स्पॉकेट के पूरे दांत घिस गए हैं और ये सिर्फ ऑफ रोडिंग की वजह से हुआ है। अगर थोड़ी सी चाइन और टाइट होती ना तो हमारी गाड़ी मतलब लगभग 20,000 चल जाती, डबल चल जाती, कंपनी जो क्लेम करती है ना उससे भी। पर ठीक है यार, चेंज कराना ज़रूरी है, नहीं तो ऑफ रोडिंग करते वक्त काफ़ी दिक्कत आती है। सो ये रहा भाई ओरिजिनल चेंज स्पॉकेट। पार्टी होगी भाई। चलो भाई अब 20,000 और किलोमीटर तक की दिक्कत खत्म। वैसे ये मेरे लाइफ का सबसे छोटा हीरो का सर्विस सेंटर है, लेकिन यहाँ पे सारी बेसिक नेसेसिटी का सामान सारा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपल्स सबसे ज़्यादा चलती है इस वजह से भाई। इवन आप चेक कर सकते हो 5 में से 3 गाड़ियाँ जो हैं वो एक्सपल्स ही खड़ी हुई हैं भाई। सो भाई बढ़िया तरीके से सर्विस हो चुकी है, अपनी बाइक लेके चलने के लिए अपन तैयार। अब मुझे ऐसा लग रहा है भाई, जब मैंने अपने आप खड़े होकर सामने से कराई ना बाइक सर्विस, इसमें और जो हमने दीमापुर में पहले कराई थी 500 किलोमीटर पहले, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उन्होंने शायद ऐसे ही चालू काम कर दिया था। बाकी अभी सर्विस तो कुछ भी नहीं हुई, सिर्फ चेंज पॉकेट चेंज हुआ, लेकिन उसके साथ मैंने काफ़ी सारे काम और भी करवा लिए एडिशनल बाइक में। ये फ़ायदा होता है वहीं पर खड़े होकर काम कराने में, बाकी थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है और कुछ नहीं है। चलते हैं भाई, अब सर्विस हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बाइक के अंदर। सो गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है भाई। सो अब हम जा रहे हैं भाई सीधा वॉर सिमेट्री की तरफ, वहीं चल के बताता हूँ क्या है, कौन सी जगह जा रहे हैं। बाकी निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी बढ़िया सर्विस सेंटर था भाई, काफ़ी हेल्पफुल थे यहाँ के लोग। सो हम वॉर सिमेट्री तक पहुँच चुके हैं, पर यहाँ कहीं गेट नहीं नज़र आ रहा। राइट में मेरे सारे वॉर सिमेट्री है। वॉर सिमेट्री, वॉर सिमेट्री। मेरे ख्याल से यही है वॉर सिमेट्री। सो ओके, दिस इज द वे टू वॉर सिमेट्री। राइट 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 राइट। जैसे कि आपको पता है हॉर्नबिल नागालैंड का सबसे फेमस फेस्टिवल है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी। तो उस टाइम पीरियड के आसपास पूरा नागालैंड का रक्षा बदल जाता है। इवन सबसे ज़्यादा यहाँ पे फेस्टिवल जो बनाया जाता है वो क्रिसमस है, वो जस्ट बाद ही होता है। तो इसी की वजह से यहाँ पूरी इस वक्त पेंटिंग, रिपेयरमेंट पूरे शहर के अंदर हर जगह चल रही है भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वॉर सिमेट्री की तरफ। बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना, उसके अंदर सिख जितने भी थे, पंजाब साइड के, राजपूत रेजिडेंट के, इवन कई सारे अलग अलग जगह के देश के लोग जो थे ना, उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को। तो उनकी सिमेट्री है यहाँ पे, तो वो देखने के लिए जा रहे हैं अंदर। चलो भाई चलते हैं। बाकी ये सब मना है अंदर। अच्छा 6 नंबर पे। अच्छा फ़ोटो शूट, हाँ फ़ोटो शूट नहीं करेंगे, टिकटॉक वाला काम भी नहीं है। हाँ वीडियो अलाउड नहीं है, यूट्यूब अलाउड है। नहीं मैंने देखा कई लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाया है, अगर कोई रोकेगा तो फिर नहीं बनाएंगे। जहाँ तक अलाउड होगा वहाँ तक आप लोगों को दिखाने लेके चलेंगे भाई आराम से।
सो बेसिकली यहाँ पे सबकी यादगार के लिए नाम लिखा हुआ है जो लोग उस टाइम पे पार्टिसिपेट कर रहे थे वर्ल्ड वॉर में। देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना हमारा इंडिया जो था ना, उनमें जितने भी इंडियंस एज एन ब्रिटिश आर्मी के अंदर वर्क कर रहे थे तो उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन आर्मी हुआ नहीं करती थी, पर तब मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था भाई। उसमें सारे हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम्स भी थे, इवन पंजाबीज़ भी थे। तो वो सब थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे। सो बाकी हर जगह पे ना फ्लोर बने हुए हैं और फ्लोर के ऊपर ही उनके हर जगह पे नाम लिखे हुए हैं, देख सकते हो। बीच में प्लांटिंग कर रखी है और बाकी अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे सबकी एज लिखी हुई है। तो ये देख सकते हो 29 एज में थे जिस टाइम पे उनकी डेथ हुई, और इनकी 21 थी, ये 24, मैक्सिमम 30 तक देखी है मैंने एज, उससे ज़्यादा नहीं देखी किसी भी एज। बाकी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो पूरे स्टेप्स हैं ऊपर और हर फ्लोर पे है। बेसिकली उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी फॉलो करने लग गए थे लोग। तो जो लोग यहाँ के होते थे जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया वो वाले ज़्यादा दिखेंगे आपको क्रिश्चियंस। इवन बाकी नॉर्थ साइड के लोग अलग अलग जगह पे थे। अफ्रीका के अंदर भी हो रही थी वर्ल्ड वॉर, बाकी जगहों पे भी हो रही थी। तो जहाँ जहाँ थे वहाँ उन्हें भेजा। इवन यहाँ पे आपको हिंदू लोगों की भी मिलेगी आगे चल के ऊपर, और सिख लोगों की भी मिलेगी। चलते हैं देखते हैं ऊपर वो किधर है। उन पे इंडियन रेजिमेंट्स का नाम भी लिखा हुआ होगा भाई सारे। चलते हैं। बाकी इसी वजह से हर जगह पे आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बंद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा जगहों पे ना टिकटॉकर्स आकर अपना वीडियो बनाते हैं। है ना, ये यादगार जगह है और इन जगहों पे ये सब चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। तो उसी वजह से आजकल सारा कुछ बैन हो जाता है तभी। बाकी क्या कर सकते हैं भाई, हम अपनी तरफ से अच्छा ही कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना आए भाई। सो एक बड़ा सा क्रॉस का साइन यहाँ देखने को मिल रहा है ऊपर, और फिर ऊपर चलते हैं भाई। बीच में कुछ इस तरीका शायद बैडमिंटन कोर्ट बनाया, क्या बनाया, उसी जैसा है बैडमिंटन कोर्ट जैसा। सो ये चेकआउट करो, ये सारे इंडियंस की है बगल में। यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है और ये इंडियन इंजीनियर थे। ये पंजाबी रेजिमेंट से थे, ये पंजाब रेजिमेंट से थे। उस टाइम पीरियड में इंडिया साइड में ना पंजाब रेजिमेंट में भी मुस्लिम सिख सब हुआ करते थे। इस वजह से आपको मुस्लिम नेम्स भी नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। बाकी आगे भी देखते हैं भाई। तब तक पाकिस्तान अलग हुआ नहीं था, पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था इंडिया के अंदर ही, उससे पहले की सारी बातें। 19 साल की एज, ये चेकआउट करो, सिर्फ 19 साल की एज थी उनकी। बहुत छोटी छोटी एज के भी लोग हैं जिनकी डेथ हुई थी भाई। ये 22 साल के थे बस, ये 20 साल के थे बस। सो ये चेकआउट करो भाई, ये राजपूत रेजिमेंट से थे। पर तब ऐसा हुआ करता था, राजपूत रेजिमेंट में सब मिक्स है, ऐसा ही कुछ था। इसमें आप उर्दू में देख रहे हो हर जगह ऊपर लिखा हुआ। सो इधर साइड में जितने भी हिंदू भाई है ना उनके लिए बनाई गई है वॉर सिमेट्री। यहाँ चेकआउट करो भाई, सारी जगह पे आपको दिख रहा होगा ऊपर ओम बना हुआ है, तो उनके यादगार में बनाया गया है। सो यहाँ चेकआउट करो, ये गोरखा है। सो ये गोरखा रेजिमेंट से थे और ये 7th गोरखा थी। इवन उस टाइम पे नेपाल ने भी पूरा पार्टिसिपेट किया था भाई, पर ये इंडियन गोरखाज हैं सारे। और हाँ, तब नेपाल भी इंडिया के अंदर ही आता था उस टाइम पीरियड में। नेपाल कोई अलग देश नहीं हुआ करता था जैसा हम आज देख रहे हैं। यहाँ फिर से मुस्लिम जितने भी भाई हैं उनके लिए बनाया हुआ है ये आप असम रेजिमेंट के उस टाइम से देख सकते हो भाई। सिर्फ 23 इयर्स के थे, हिंदू सोल्जर। अच्छा, आपको 2 लोग अलग अलग दिखेंगे। यहाँ गोरखा दिख रहा है आपको, कई जगह पे आपको गोरखाली भी दिखेगा भाई लिखा हुआ। तो रेजिमेंट गोरखाओं की भी बहुत सारी थी। ये 7th रेजिमेंट में से थे और ये 10th में से थे। राइफल्स है इनकी, रेजिमेंट नहीं है भाई। सो ये जितनी वॉर सिमेट्री हमने यहाँ पे देखी है वो 2nd वर्ल्ड वॉर की थी। देखा जाए तो भाई वर्ल्ड वॉर के बाद ना लगभग जापान ने फिर किसी से लड़ाई भी नहीं की। आज की डेट में जापान मोस्ट पीस कंट्रीज़ में से एक आता है। इवन उनके पास अपनी खुद की फ़ौज भी नहीं है, आर्मी भी नहीं है। सिविल पुलिस तो है उनके पास, लेकिन फ़ौज कोई भी नहीं है उनके पास। बाकी यहाँ पे जितने भी सिमेट्रीज़ बनी हुई हैं सारी वर्ल्ड वॉर 2 की ही बनी हुई थी और वही सारी हमने देखी। इवन कुछ व्हीकल्स भी है अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 के यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो वो सारे व्हीकल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम अपन हॉर्नबिल जाएंगे ना, बेसिकली किसामा विलेज, तब मैं आपको आराम से दिखाऊंगा वहाँ पे। बाकी चलते हैं, एक मेन बोर्ड है वहाँ पे।
वैसे थोड़ा सा पेंट उड़ गया है तो शायद आपको पढ़ने में मुश्किल पड़े, लेकिन यहाँ आप चेकआउट कर सकते हो। पंजाब रेजिमेंट है, काफ़ी सारी यहाँ पे लिखी हुई। बॉम्बे की भी है एक, इवन यहाँ मराठा भी है। राजपूत रेजिमेंट है, राजपूत राइफल, नीचे रेजिमेंट भी है राजपूत, और पंजाब रेजिमेंट यहाँ पे भी है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सेगमेंट है असम रेजिमेंट का। रॉयल इंडिया रेजिमेंट के अंदर लगभग सारे ही लोग हैं, और इवन यहाँ पे जितनी भी रेजिमेंट है उनमें सारे मिक्स ही हुआ करते थे नाम, अगर आप चेकआउट करोगे। पर हाँ, यहाँ जैसे पंजाब रेजिमेंट है, इसमें मैक्सिमम नेम्स आपको सिंह लिखे हुए दिखेंगे, जैसे अमन सिंह, तो ऐसे सारे सिंह होंगे, गोपाल सिंह। तो ये सारे पंजाबीज़ हैं जिनकी उस टाइम पीरियड पे ये बिल्कुल कम एज में डेथ हो गई थी भाई यहीं पे वॉर में। बाकी ये ऊपर पंजाबी में, इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है भाई। 1939 से लेकर 1945, मतलब लगभग 6 साल तक ये वॉर चलती रही। 1995 के आसपास ही अमेरिका ने बेसिकली बॉम्ब फोड़ दिया था जापान के अंदर, और उसके बाद ही लगभग वॉर ख़त्म हो गई थी एक तरीके से। तभी सारा सिचुएशन पॉइंट पहुंच चुका था। लेकिन तब तक लोग ऐसा कहते हैं कि जापान आधा वर्ल्ड जीत चुका था, और कह सकते हैं कि घुटने भी टेक चुका था। कई लोग कहते हैं वो अपनी मर्जी से चला गया था। सबके अलग अलग थिंकिंग है भाई। बाकी देखा जाए तो एज एन इंडियंस भी बहुत सारे लोगों की उस टाइम पे जान गई भाई। हालांकि वॉर हमारी खुद की नहीं थी, ब्रिटिशर्स की वॉर थी उनके साथ। इंडिया के ऊपर उन्होंने कब्जा उस टाइम तक पहुँचे भी नहीं थे। हम तो काफ़ी दूर दूर तक उनसे लड़ने गए थे एज एन इंडियंस हर जगह पे। चलो भाई चलते हैं अब यहाँ से वापस नीचे की तरफ। काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए मिली यहाँ पे। एज एन इंडियंस को देखा जाए तो इंडियंस ने पार्टिसिपेट बहुत जगहों पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी वॉर्स में किया है, पर हमको अपनी आज़ादी तो बहुत टाइम बाद ही मिली थी भाई। बाकी अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडियंस के जितने भी नाम है ना, वो सारे इस वाले टॉप वाले फ्लोर पे है, और नीचे सारे साइड में ना सारे आपको जितने भी नाम देखने को मिलेंगे वो नागा लोग जो थे, जहाँ यहीं के थे और उन लोगों ने वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो उन लोगों के ज़्यादा नाम देखेंगे नीचे वाले साइड में। बाकी यहाँ के हमें एक चीज़ पता चलती है भाई, वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से लगभग बहुत, मतलब आधे से ज़्यादा देशों का बहुत नुकसान हो चुका था। ब्रिटिशर्स भी उस टाइम पीरियड पे इंडिया के अंदर लगभग 2 साल बाद ही राज छोड़ चुके थे, इंडिया को छोड़ के चले गए थे। और इवन उस टाइम पीरियड तक उनकी बहुत सारी और भी कंट्री के अंदर राज रहा करता, लेकिन धीमे धीमे सारा ही खत्म हो गया था। जापान का तो इतना लॉस हो गया था कि इसके बाद लगभग उन्होंने अपनी आर्मी ही नहीं रखी। आज तक उनके पास उनकी खुद की आर्मी नहीं है। और ब्रिटिशर्स भी आज भी अगर आप जान के देखोगे ना इंग्लैंड की तरफ, तो वो बहुत पोलाइट माने जाते हैं, शांत माने जाते हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड पे रूल किया करते थे पूरे वर्ल्ड पे, और अब ऐसा कुछ सिचुएशन हो गई उनकी सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से। तो ऐसा कुछ बहुत मोटा लॉस हो जाता है। इवन अगर आप देखो तो यहाँ पे जितने भी सिमेट्रीज बनी हुई हैं तो उसमें ज़्यादातर क्रिश्चियंस की मिलेगी, तो वो सारे लोग यहीं के लोकल लोग हैं, बेसिकली नागा के लोकल लोग हैं, और उनकी वॉर सिमेट्रीज हैं। वो कोई भी ब्रिटिशर्स आके वो इधर से नहीं लड़े, बेसिकली इंडियंस ही उन्होंने लड़वाए थे उस टाइम पीरियड पे। तो जितने भी यहाँ पे आपको वो दिख रहे हैं उस टाइम पीरियड से पहले वो सारे क्रिश्चियंस नहीं हुआ करते थे। तो इवन नागा वॉर वर्सेस, मतलब नागा एग्लो वॉर भी चली है जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, और उन लोगों को नॉर्मल करने के लिए उन्होंने पहले अपना बेसिकली रिलीजन चलाया, क्रिश्चियनिटी फैलाई यहाँ पर, ताकि सारे लोग नॉर्मल हो, पोलाइट हो। फिर उन्हें धीमे धीमे उन्होंने प्यार से उन्हें अपने काबू में किया, बेसिकली कंपनी के थ्रू, ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर उन्होंने अपना एक तरीके से गुलाम बना लिया भाई। ऐसा कुछ हुआ था हाल उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे, और ऐसे ही पूरे इंडिया के ऊपर उन्होंने धीमे धीमे राज किया था। बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग हमेशा, कोई भी लोग आते हैं ना तो उन लोगों को पहले आने देते हैं, बिजनेस करने देते हैं ताकि हमारा व्यापार बढ़े, और जब व्यापार बढ़ता है तो जब वो राज करने तक पहुंच जाते हैं तब सिचुएशन खराब हो जाती है, जो रिसेंटली हमारे इंडिया के साथ हुआ है। तो बर्मा की तरफ से अगर आप देखोगे तो कुकी समाज जो पूरा है ना, वो पूरा कुकी इंडिया के अंदर जितना भी है वो सारा पुराना नहीं है। कुछ उनमें से एज एन वर्कर हुआ आया करते थे बर्मा से, धीमे धीमे वो काफ़ी सारे हो गए। इवन उनको खेती बाड़ी अच्छी खासी आती थी, पहाड़ों के साइड में अच्छी खेती करते थे, उससे कमाई अच्छी खासी होने लग गई। धीमे धीमे वो यहीं के रेजिडेंट्स बन गए। जैसे अगर आप देखोगे तो म्यांमार के अंदर आज भी डेट में कुकी बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, इवन हमारे इंडिया के अंदर भी रहते हैं। तो उनमें से सारे इंडियंस नहीं हैं, कुछ लोग धीमे धीमे आए एज एन बिजनेस की वजह से, क्योंकि मेथे लोगों ने उन्हें अलाउ किया और धीमे धीमे वो वहाँ पे रहने लग गए। क्योंकि अगर आप आज की डेट में देखोगे तो धीमे धीमे दूसरे देश से रिफ्यूजीज आते हैं, और जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं ना वो कम होते जाते हैं, और फिर लड़ाई होती है। ज़्यादातर हर जगह पे यही हाल है। इवन असम के साथ भी ऐसे ही कुछ बीत रहा हाल, और ऐसे ही कुछ हाल मणिपुर के साथ भी बीत रहा है। इसमें गलती मैं मानता हूँ मणिपुर के लोकल लोगों की भी है, क्योंकि मेथई के जो राजा थे ना उन्हें नहीं अलाउ किया था उस टाइम पीरियड में नागा लोगों से लड़ने के लिए। जितने भी कुकी लोग हैं उन्हें बुलाया था ताकि वो कुकी लोग उन्हें सपोर्ट करें, लेकिन एंड ऑफ द डे जैसे दूसरे देश से कोई आएगा तो फिर आपको उस पर थोड़ा थोड़ा कब्जा तो उनका हो गई होगा। तो वो वाला हाल है। जैसे पाजी की कहते हो कनाडा ते साडा कब्जा है, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ भी करी बैठे। ओहो, ऐसे ही कुछ हाल है भाई। बाकी प्रे करता हूँ, जैसे क्या है ना, जैसे आज की डेट में अगर मणिपुर है ना धीमे धीमे वो अपना कल्चर खोते जा रहा है, ऐसे ही कई स्टेट अपना धीमे धीमे कल्चर खो देंगे अगर दूसरे लोग
धीमे धीमे आते रहेंगे। इसका बेटर उपाय ये है, जैसे दुबई है ना, वो लोग सिटीजनशिप नहीं देते हैं, तो जैसे यहाँ पे भी अगर सिटीजनशिप ना मिले तो फिर सही रहेगा। जैसे हर जगह के अपने अपने एक रूल्स रहे, वहाँ के लोकल लोगों ने बेनिफिट मिले, मेरा ये कहना है। बाकी मैं तो यूपी का हूँ भाई, मैं पंजाब से नहीं हूँ। पैदा भी वही हुआ हूँ, पला भी वही हूँ। 70 साल 75 साल बहुत से ज़्यादा हो चुके हैं अब। 70 साल हो गए पैदा हुए को। नहीं मेरे फैमिली को वहाँ रहते हुए, मतलब ज़मीनें वमीनें खरीदे हुए, हिस्ट्री पूरी निकल आएगी यार। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वॉर सिमेट्री सारी बनाती है वर्ल्ड वाइड, हर जगह पे, जिन्होंने यहाँ की कोहिमा की वर्ल्ड वॉर सिमेट्री भी बनाई है, CWCG। सो 1917 में बनाई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिमेट्री, और यहाँ वाली वर्ल्ड वॉर सिमेट्री तो आपको पता ही है 1948 में बनी थी भाई, समवेयर अराउंड हेयर। तो कुछ ऐसा था भाई हाल। इवन जितनी भी ये वर्ल्ड वॉर सिमेट्री है उनकी सारी देख रेख संभाल यही ऑर्गेनाइजेशन संभालती है वर्ल्ड वाइड। सो अब निकल रहे हैं सीधा गुरुद्वारा साहिब के लिए भाई। रास्ते से जाते जाते सब्जी ले लेंगे, जो अपन रात को आराम से खाना वाना बना के खा लेंगे भाई। चलो भाई चलते हैं। बाकी बाइक के अंदर काफ़ी जान आ चुकी है पहले से। लो भाई वेजिटेबल मार्केट आ गया है। यहाँ वेजिटेबल यहाँ के जो होते हैं ना थोड़े हिलने वाले वो होते हैं। हाँ इधर हो यार की करिए। अच्छा ओ यहाँ जो वेजिटेबल मिलते हैं वो थोड़े बहुत हिलते हैं, बस ये फ़र्क है। वो भाई गाजर बड़ी क्यूट है छोटी छोटी सी। नीचे फिशेज है। भाई ये सब्जी चेकआउट करो, ये कोई और ही है। कौन सी सब्जी है ये? हाँ शलगम है। शलगम है। ओले तो यहाँ भिंडी ले लिया हमने बनाने के लिए शाम को मस्त। यहाँ भिंडी खाने के लिए मिल भी जाती है भाई कोहिमा में, बड़े बड़े शहरों में। छोटे शहरों में ढूंढना मुश्किल पड़ता है वैसे। बाकी चलते हैं, अभी गुरुद्वारे के बिल्कुल पास ही हैं, और गुरुद्वारे के पास ही हमें ये मार्केट मिल गई थी। शलगम का साइज देखो भाई, एक ही चीज़ है, शलगम है शलगम। देखिए ऐसी कभी चीज़ वधिया होती है यार। हाँ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक शलगम। हमारे सफ़ेद सफ़ेद होती है ना, ये हरी है पूरी। वो तो बंदा कच्चा भी खा सकता है। मेरे को भी जब भैया ने पहली बार बताया शलगम में, मैं 2 मिनट के लिए शॉक हो गया था भाई, सच्ची ऐसी भी होती है। खाने का तो मशरूम भी मन था भाई, लेकिन मशरूम कहीं मिला नहीं तो फिर बढ़िया से मशरूम बनाते हम। बाकी यहाँ पे पार्किंग गुरुद्वारे में काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। रात में लोग डर रहे थे भाई आप बाहर गाड़ी मत खड़ी करो, क्योंकि गाड़ी के साथ कोई दिक्कत हो सकती है भाई। बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, गुरुद्वारे की खुद की पार्किंग आ गई तो आराम से गाड़ी खड़ी हो जाएगी भाई। गुरुद्वारा अच्छा है, वर्ल्ड वॉर के टाइम का ही टूटा हुआ है कुछ भी है। हाँ तो ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे जो सिख यहाँ पर आए हो तो उन्होंने गुरुद्वारा बनाया हो उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि काफ़ी सारे सिख उस टाइम पे रुक गए थे ना। सो गुरुद्वारा भी वर्ल्ड वॉर के जस्ट 2 साल बाद ही बना था भाई। बाकी चलते हैं गुरुद्वारा साहिब में। सो ये चेकआउट करो भाई, यहाँ पे अपनी चाय भी आ चुकी है। दुनिया में चाहे कितना मर्जी घूम लो, लेकिन जो सुकून आपको गुरुद्वारे में आके मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिलता भाई सच्ची। हमें सबसे ज़्यादा बढ़िया यही लगता है, और सारी सेवाएं मिल जाती हैं यहाँ पे आने के बाद सच्ची। फील फ्री, जैसे आज़ादी मिल गई। नहीं घर जैसा लगता है प्रॉपर। बाकी ये चेकआउट करो गुरुद्वारे के जस्ट बाहर व्यू कितना खूबसूरत है। बाकी इवन पूरा शहर भरा हुआ है, पर एक बीच में कोई होगा भाई, मतलब मेहनत खेती बाड़ी वाला शौकीन आदमी, नागा जट पूरे एरिया की प्रॉपर्टी का रेट मतलब हाइप कर चुका खतरनाक तरीके से, लेकिन बीच एरिया के अंदर कोई एक बंदा है जो दबा के खेती कर रहा है भाई दबा के पैसा है उसके पास, वो अपना सामान, वो अपनी ज़मीन बेचने को राज़ी नहीं है किसी भी हालत में। लो भाई लंगर बन के आ चुका है अपना, लगभग 4 ही लोग हैं हम खाने वाले। बाबा जी, मैं और भाई जी मस्त भाई खाना वाना खाते हैं। ये आज बनाया है भाई, वैसे तो हम भिंडी लेके आए थे, लेकिन बाबा जी ने पहले ही थोड़ी बहुत कड़ी तैयार कर दी थी, तो फिर हमने कड़ी बना ली भाई। बाकी भिंडी आगे खा लेंगे कभी, कोई दिक्कत नहीं है।
मस्त कड़ी पकौड़ा और रोटियां खाते हैं बढ़िया वाली। बाकी आगे पता नहीं कब तक रोटियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो अभी पूरा भर पेट खा लेते हैं भाई बढ़िया तरीके से। ठीक है बाजी। पाजी को आज ना 4 बार चाय मिल चुकी है, तो अलग से ही खुशी मिल रही है। एक बार और अभी ख्वाहिश है, एक बार और।